हेलो दोस्तों, मैं माउंटेनियर गीता समोता। नमस्कार। सो टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड इंटरव्यू। आज जो सिचुएशन है, लाइक अभी अगले 2-3 साल तक हम लोगों को वीज़ा अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रहे, तो इंटरव्यू की बात तो बहुत दूर है। उस सिचुएशन में लोग बहुत ही पैनिक, बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि यार मेरा वीज़ा मिलेगा, मुझे जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना करके। और एक बार वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल गया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से हमें इंटरव्यू के लिए जाना है, उसी सब बात पे हम बात करेंगे आज। तो मुझे अभी अक्टूबर में यूएस वीज़ा मिला है और मेरा यूएस वीज़ा का पर्पज़ था माउंटेनरी। ये यूएस वीज़ा मुझे अपॉइंटमेंट डेट्स मिली 26 और 27 ऑफ अक्टूबर। उसके 8 मंथ्स पहले मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। 8 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था और उसके पहले 2-3 साल तक मैं वेट कर रही थी कि कब यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आपको फॉर्म्स शुरू हों। काफ़ी टाइम तक, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये सब बंद पड़ा है कि वो लोग वीज़ा दे नहीं रहे थे, और फाइनली मुझे वीज़ा मिला। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और आप, क्योंकि इंसान बहुत परेशान रहता है, बहुत पैनिक रहता है कि यार मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमें अपना DS-160 फॉर्म सबसे पहले हमें खुद से अपना फिल करना होता है। मैंने अपना DS-160 खुद से फिल किया था मेरे एक दोस्त की हेल्प से। तो अगर आप खुद से फिल करेंगे तो आप में ये कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। इन केस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपके DS-160 ही, मतलब उनका जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है इंटरव्यू के टाइम पे, वो DS-160 ही होता है। तो आपने अगर खुद से फिल किया है तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस पता होंगी और आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा आप फटाक से बताएंगे और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे उस बात में। तो सबसे पहले आप खुद से फिल करें। DS-160 फिल करने के बाद आपको 2 दिन दिए जाते हैं। फर्स्ट डे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपका बायोमेट्रिक होता है। उस दिन आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में आपको पूरा काम हो जाता है। अगले दिन मेन जो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, उस दिन आप दिमाग में बिल्कुल यह सोच के चलिए कि आपको 3 से 4 घंटे लगने ही लगने हैं। आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके जाइए इस बात के लिए। आप जैसे ही जाएंगे दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए, आपको सबसे पहले फिर से आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको लाइन्स में बिठाया जाएगा। लाइन्स में बिठाने के बाद आपको आधा घंटा 1 घंटा बिठाने के बाद एक एक लाइन को लेके अंदर ले जाएंगे और वहाँ पे 5-6 विंडो होंगी। उन विंडो पे जाके आपका फिर से वही सेम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आपको नंबर दिया जाएगा कि आपका ये नंबर है, वेटिंग नंबर, 161, इतने लोग होते हैं, आराम से 150-200 लोग होते हैं। मेरे वाले दिन मेरे ख्याल से 200 लोगों के आसपास थे, तो मुझे 3.5 घंटे लगे थे। और उसके बाद आपको खड़े ही रहना है, वहाँ बैठने की कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको लाइन में ही खड़ा रहना होगा। और जो इंटरव्यू के लिए जो विंडोज़ है वो बिल्कुल सामने जो इंटरव्यू जिन लोगों का हो रहा है आप उनको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ किससे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, किससे क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चनिंग के बारे में और वहाँ जाने पे आपको क्या ड्रेसअप लेना है, उस चीज़ के बारे में लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि मुझे ब्लेजर पहनना है, कि मुझे क्या ड्रेस पहनना है, क्या नहीं पहनना। तो आप वही ड्रेस पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप, मैंने मतलब मेरे सामने की बात बताऊँ, मैं लोगों को मैंने लोअर टी शर्ट में इंटरव्यू देते हुए और वीज़ा लेते हुए देखा है, उनको आराम से वीज़ा मिला। मतलब ड्रेस आपका इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। तो आप वही ड्रेस कैरी कीजिए जिसमें आप वही ड्रेस कैरी करें जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। और उसके अलावा जो मेन दिक्कत आती है वो है डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि वो लोग क्लियरली उसमें मेंशन नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हम जितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं उतने ही कम है। अगर मैं मेरी बात करूं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मैंने मेरे पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स का पूरा एक किताब तैयार करके लेके गई जिसको कोई नहीं देखता। उसके अलावा जैसे मैं एक माउंटेनियर हूँ और मैंने अभी तक 4 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक समिट की है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक्स हैं। तो मैं उन सब की सर्टिफिकेट्स
उनके कॉपी करवा करवा के लेके गई कि भाई इन केस अगर मुझे वो पूछते हैं तो मैं उनको ये सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ कि हाँ मैं इस पर्पज़ के लिए जा रही हूँ। कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। और इवन मेरे पुराने जो वीज़ाज़ हैं, मैंने उन वीज़ा की भी कॉपी करवा करवा के पूरा एक सेट तैयार करके लेके गई कि हाँ जी लो आप देखो, है मेरे पास पहले से ही। तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मेरे केस में मुझे लगता है कि एक जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अगर आप हो तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर रिटर्निंग बैक टू योर कंट्री, कि आप वहाँ उनके देश में नहीं रह रहे, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। आप कितना वहाँ घूमे फिरे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो और इसके अलावा ना, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे से मतलब मैं वहीं खड़ी थी तो मैं सबको ऑब्जर्व कर रही थी कि किससे क्या क्वेश्चन करे जा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन में, एकदम ऐसे पैनिक, ओहो हो मेरा नंबर आने वाला है ऐसे करके। तो एक कोई एयरलाइंस के पायलट थे, उनका इंटरव्यू था। तो उनसे पूछा गया कि आप वहाँ कितने टाइम रुकेंगे, तो उन्होंने बोला कि 6-7 मंथ्स। तो आपका जो DS-160 जो आपने फॉर्म फिल किया है वो आपके सामने ही होता है, उनके सामने होता है। तो बिल्कुल वो देख के बोला, उन्होंने बोला कि आपने तो इसमें 4-5 मंथ्स लिख रखा है और आप अभी 6-7 मंथ्स बता रहे हैं, तो आप बाकी के जो 2 महीने हैं वो कहाँ रहेंगे। मतलब उनको उन पर ट्रस्ट नहीं हुआ तो उनका वीज़ा डिक्लाइन कर दिया। तो आपने बिल्कुल फेयर रहना है उनके सामने, और जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए उनके सामने कि आपने कहाँ कितने टाइम कैसे। और एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि आपको फ़्लाइट टिकट्स, आपको होटल बुकिंग्स पूछी जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी आपको वीज़ा ही नहीं मिला, आप वीज़ा के लिए श्योर नहीं हो, तो आप कहाँ से फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स वगैरह करवाएंगे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहिए उनको, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नॉनसेंस है। आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जैसे मेरे से उन्होंने पूछा मेरे डिपार्टमेंट के बारे में, कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो फिर ओके डन, वीज़ा हो गया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो हमारे दिमाग में होता है कि यार लैंग्वेज वाला इंटरव्यू, हम किस लैंग्वेज में दे रहे हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें सारी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, आप वही लैंग्वेज चूज़ करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें आप आराम से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। जैसे अगर उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं तो वो बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपने पंजाबी में दिया और कुछ शब्द आपको पंजाबी के नहीं आ रहे, तो बिल्कुल अपने ट्रांसलेटर्स को बुला के वो कोशिश करेंगे, वो आपको वहाँ समझने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी बात आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले पुराने जो इंटरव्यूज़ देखे या फिर मैंने लोगों से फीडबैक लिया, तो उसमें मुझे ये बताया था लोगों ने कि आपके हो सकता है अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको बहुत ही टफ और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में वो पूछें। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल ही सिंपल और बहुत ही ईजिली आप समझ पाएँ वही वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अगर आपको उनका कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, वो आपको 3 बार बताएंगे वो वर्ड। इसके अलावा आपने अगर कोई भी क्वेश्चन करना है, इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए DS-160 की अपनी, और एकदम कॉन्फिडेंस से और टेंशन फ्री होके जाएं, एंड यू विल गेट डन योर वीज़ा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।